बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए पिछले तमाम लेक्चर्स के अंदर, और इस पे जो है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन दोनों चैप्टर्स की जो है वो खूब प्रैक्टिस करी होगी, पास पेपर्स आपने देखे होंगे। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितनी भी तरह की फ्रीक्वेंसीज़ निकलवाने का वो निकालने के लिए जो है वो कह रहे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपने की खूब प्रैक्टिस की होगी, जैसे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, या फिर क्लास बाउंड्री है और मिड पॉइंट्स है। ये सब आपने जो है वो इसको समझ लिया होगा और सीख लिया होगा। और चैप्टर नंबर 3 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने हिस्टोग्राम और जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन डायग्राम जो है वो पाई चार्ट जो होती है वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सीख ली होगी और आपने उसकी खूब प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 है और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर को मैंने जो है वो स्किप करवाया था, उसकी वजूहत ये थी कि जो है मैं समझता हूँ कि जब तक स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से जो है वो मुतारफ़ नहीं हो जाता या वो चीज़ें उसको नहीं आती, तब तक चैप्टर नंबर 1 समझना उसके लिए मुश्किल होता है। सही है, क्योंकि बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स आपके लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल पहली दफ़ा है और आपने यानी कि स्कूल लेवल के अंदर अगर पढ़ा भी है तो बहुत मामूली सी जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। तफसीली स्टैटिस्टिक्स जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर कॉमर्स के फील्ड में सेकेंड ईयर में जाकर आती है। तो इसकी जो बेसिक टर्म्स है उसको समझना उस वक्त तक जो है वो आप सही से नहीं समझ सकते जब तक कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस ना कर ली हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, तभी मैं दोबारा मूव हुआ हूँ पीछे की तरफ चैप्टर नंबर 1 की तरफ, और इसके जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के अंदर आएंगे। और इसके अंदर भी आपने कॉपी मेंटेन करनी है अपनी, आपने अपनी जो है वो रजिस्टर्स को जो है वो खूब अच्छी तरीके से जो है वो ये एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, क्योंकि पेपर के अंदर आ रहा होता है ये, ठीक है। तो उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी कॉन्सेप्ट्स तो इसके हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अभी तक हम पढ़ते हुए तो आ रहे थे लेकिन हमें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन नहीं पता थी। तो देखिए स्टैट्स की डेफिनेशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ओके, देखिए 3-4 बातें इसके अंदर, 3-4 बातें कि स्टैटिस्टिक्स एक जो है वो साइंस की फील्ड है, ठीक है, जो कि किससे बात कर रही होती है। सबसे पहले इसके अंदर काम होता है कलेक्शन का, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है क्लासिफिकेशन का। तीसरा काम होता है प्रेजेंटेशन का। चौथा काम होता है उसको एनालाइज करना। और 5वां काम होता है उसको कंक्लूड करना। ये 5 चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब होती हैं, यानी कि ये 5 चीज़ें जब मिलती हैं तो सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स डेवलप होता है। 5 चीज़ें। अच्छा, लिखा हुआ क्या है, कंक्लूजन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। देखें बात वही है जो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हमें काम होता है डाटा से, सही है। और डाटा हमारा न्यूमेरिक्स के अंदर होता है, नंबरों के अंदर होता है। नंबर्स के अंदर जो है वो आम यानी कि यूँ समझ ले अक्सर व बेशतर हमारे पास न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स का काम हो रहा होता है। बाज़ औकात जो है वो कम व बेश कभी कभी जो है वो ऐसा आता है जो कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे कि कलर्स हैं या दीगर, इसके ऊपर जो है वो बात हो रही होती है। बहरहाल हमारा उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा लिखा गया है तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने जो क्वेश्चंस देखे थे कि उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो डाटा इस तरह करके लिखा हुआ है, 14, 15, 10, 3, 5, 8, ठीक है, और जो है वो 20, 15 इस तरह करके डाटा लिखा हुआ था, सही है। अब ये जो डाटा हमारे पास लिखा हुआ आया था ये लाज़िम बात है कहीं से हमने कलेक्ट किया होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नंबर है ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 दी थी, आपको शायद याद होगा मेरा पहला या दूसरे लेक्चर के अंदर, ये स्टूडेंट के मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल। तो देखो स्टूडेंट के मार्क्स को अगर हम स्टैटिस्टिक्स की नज़र से देख रहे हैं तो पहला काम हमें क्या करना होता है डेफिनेशन में, कि डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला काम है स्टैटिस्टिक्स शुरू कहाँ से होती है, कलेक्शन ऑफ डाटा से। यानी कि सबसे पहले हमें डाटा की कलेक्शन करनी पड़ती है। तो ये डाटा मेरे पास कलेक्ट था। अब ये कलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, कलेक्शन तो आप सर्वे करके और जो है वो लोगों के पास जाके इंडिविजुअली आप मालूम कर सकते हैं। तो कलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, तो कलेक्शन तो हो गई, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद उसको क्लासीफाई करना होता है। दूसरे नंबर पे हमारा काम क्या होता है कि हम उसको क्लासीफाई करते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस बना देते हैं, ठीक है, कि ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं और ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। ये हम क्या बना देते हैं, उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उस डाटा को अपनी आसानी के लिए, अपनी समझ की आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपने जो है वो इसको क्लासिफिकेशन आपने कहाँ सीखी, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप सीख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह करता है। मुख्तलिफ क्लासेस बना देते हैं, 10 की हमने जैसे क्लास बनाई, 3 की क्लासेस बना देते हैं। विड अगर 3 हो या 10 हो या 5 हो, उसकी हम क्लासेस बनाने के बाद उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं।
फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो हम क्या कहता है, क्या तीसरा स्टेप क्या होता है इसके अंदर, प्रेजेंटेशन का, कि अब हमें उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना है। ये काम आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्या हुआ, क्या करते हैं हम, कि हमारे पास जो डाटा होता है उस डाटा को हम बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हम उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि विद इन यू समझ एट अ ग्लैंस जो है वो हमारा जो यूज़र है, हमारे डाटा को जो यूज़र है उसको वो बात समझ में आ जाती है। एट अ ग्लैंस देखते ही जो है वो समझ जाता है कि अच्छा ये मतलब है इसका, हिस्टोग्राम से फौरन समझ में आ जाती है बात। या फिर हमारे पास सिंपल बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, आप खुद समझ, आप इसको आप समझ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने ये काम कर चुके हैं। तो हम डाटा को प्रेजेंट करना जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं कि हम इसको बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं तीसरा काम। अच्छा, चौथा काम फिर क्या होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो हमारा डाटा है इसमें से काम की चीज़ें कितनी है और काम की चीज़ें कितनी नहीं है, क्या चीज़ फजूल है, इसमें से उसको निकाला जाए। समझ रहे मेरी बात उसको, या फिर हम उसके उस डाटा के ऊपर हम अब हमें उसका जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को देखते हुए हमने अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डाटा है स्टूडेंट के मार्क्स का, इसको हमने एनालाइज कैसे करेंगे हम। अब हमारे पास जो है हमने क्या करा, कलेक्शन भी हो गई, क्लासिफिकेशन भी हो गई, उसको हमने प्रेजेंट भी कर दिया अपने बड़ों के सामने। अब उसके बाद हमने उसका क्या निकाला, एक एवरेज निकाला। आपने देखा होगा कि एक एवरेज रिजल्ट होता है ना पूरी क्लास का, कि भाई एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 75% आए फॉर एग्जांपल, या 70% आए, या 85% आए। अब देखें ये इसके ऊपर ये जो हमने एवरेज निकाला, अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि यार ये क्लास है कैसी। हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो कैसे जा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट है या नहीं है, और फिर उसके ऊपर हम अपने जो है वो यूँ समझ लें रिएक्शन भी दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा रिजल्ट जो है वो एवरेज बने तो हम अब क्या करेंगे भाई, हम मजीद मेहनत करवाएंगे ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो गुड की तरफ आ जाए, बेटर की तरफ आ जाए, बेस्ट की तरफ चला जाए। और अगर बिलो एवरेज हमारा रिजल्ट आ रहा है तो हम लाजमी बात है मजीद मेहनत करेंगे कि भाई बच्चे तो फेल हो रहे हैं, स्टूडेंट्स तो फेल हो रहे हैं। तो देखें डाटा की कलेक्शन से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, कि हम अब उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन दे सकते हैं, हम अपना फीडबैक दे सकते हैं, और उसके ऊपर हम जो है वो फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं कि हमें किस तरह जो है वो इसको अब रिकवर करना है इन चीज़ों को। समझ रहे मेरी बात। और फिर आखिर में एक कंक्लूजन जो है वो आ जाता है कि कंक्लूजन वही बात है कि हम उसके अंदर वो तफसील से बता देते हैं कि ये डाटा हमने इस तरह कलेक्ट करा और इस तरह जो है वो हमने उसको क्लासीफाई करा, और फिर हमारी जो है वो हमने इसको एनालाइज इस तरह करा, और आखिर में जो है वो कंक्लूजन मतलब यानी कि समझ लें कि उसके अंदर पूरी उसकी वजाहत मुख्तसर से अल्फाज के अंदर जो है वो उसको कंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे जो है वो बात पूरी वाज़ेह हो जाती है। तो ये 5-6 स्टेप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, सही है। और ये बहुत आपको पता है बहुत वास्ट फील्ड है स्टैटिस्टिक्स, कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत ही जो है वो वास्ट फील्ड है, और उसके अंदर जो है वो लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं और बहुत अहम जो है वो इसके अंदर टॉपिक्स हैं। फिलहाल जो आपके पास सेकंड ईयर के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो बहुत ही यूँ समझ लें बहुत माइनर सा, बहुत हल्का सा, बहुत आसान सा जो है वो टॉपिक है। तो बहरहाल हम उसी के ऊपर रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसान लगेगा आगे चल के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तो आप देख ही चुके हैं कि वो इसके अंदर इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो आप इस डेफिनेशन को आज मैं यहीं तक ही रखता हूँ अपना लेक्चर, इस डेफिनेशन की हद तक ही, ठीक है, कि डेफिनेशन आप खूब समझें, सीखें इसको, और इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स सोचें। देखिए एक और मैं इसको एग्जाम्पल से सिर्फ मुख्तसरन समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा मरदमशुमारी होती है, सेंसस जिसे कहते हैं, तो मरदमशुमारी जो है वो मुल्क के अंदर हो रही होती है, उसके अंदर भी तो यही हो रहा होता है। हमारे घर पर आगे लोग क्या कर रहे होते हैं, वो कलेक्शन कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इस घर में कितना आदमी है, इस घर में कितना आदमी, इस घर में, ये डाटा की कलेक्शन हो रही है, लोगों से डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, मर्द इतने, औरतें इतनी, क्लासिफिकेशन हो गई, बच्चे इतने, क्लासिफिकेशन हो गई, 50 साल से बड़ी उम्र के लोग इतने हैं, 40 साल से बड़ी उम्र के लोग इतने हैं, क्लासिफिकेशन हो रही है। या इसको हम इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एजुकेटेड कितने, अनएजुकेटेड कितने, समझ रहे मेरी बात, लिटरेट कितने हैं और जो है इलिटरेट कितने लोग हैं, इस तरह भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मुख्य क्लासिफिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह डाटा को क्लासीफाई कर देंगे। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है अच्छे अंदाज के अंदर, प्रेजेंट हो सकता है डायग्राम के जरिए या विदाउट डायग्राम भी उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। भाई कराची शहर के अंदर इतने लोग हैं, लाहौर शहर के अंदर इतने लोग हैं, और जो है वो पिशावर के अंदर इतने लोग हैं, फॉर मतलब कोई भी किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो टीम बैठती है, लोग सोचते हैं, हमारी हुकूमत उसके ऊपर सोच रही होती है, एनालाइज करती है उसे कि भाई अब ये जो डाटा कलेक्ट हुआ है अब हिसाब से हमें अपनी पॉलिसीज़ क्या बनानी चाहिए।
समझ रहे मेरी बात। अब हमें नई पॉलिसीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, किस तरह हम जो है वो उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब हमें जो है आने वाले साल के अंदर जो है वो कितनी जो है वो हमें फॉर एग्जांपल कितनी काश्तकारी करनी है, कितनी सनतें लगानी है, कितना हमें इंडस्ट्री के ऊपर वर्क करना है, कितना हमें एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करना है, कितना हमें इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मरदमशुमारी को देखते हुए जो है वो डिसाइड की जा रही होती है। समझ रहे मेरी बात। और फिर आखिर में एक कंक्लूजन दे दिया जाता है कि भाई हमने मरदमशुमारी करी और उसके अंदर इतने इतने लोग थे और जो है वो उसके अंदर जो है वो हमने जो है वो उसको एनालाइज इस तरह करा और आखिर में हमने ये फैसला करा है उसके ऊपर कि हम ये करना चाहते हैं। समझिए मेरी बात। तो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। मैंने आपको 2-4 एग्जांपल से समझाया, छोटी छोटी, जो आपने देखी भी होंगी, सोची होंगी, तो उसको खूब समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मैंने लिखा है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।